हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, क्लास प्रभावित हो जा रही है इसलिए क्योंकि टाइफाइड मलेरिया थोड़ा सा हो गया है, तो तबीयत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ठीक, तो जो भी वीडियो दी जा रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ा तबीयत ज़्यादा ही डाउन चल रही है, तो कैसे भी करके वीडियो आपको दी जा रही है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो आर का टेस्ट सीरीज जो मैं बताया था कि इसका भी सामान्य अध्ययन से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। कूट वाले क्वेश्चन मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आया हूँ क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीएससी के। यहाँ दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी ने कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक। दूसरा है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक, इन दोनों को आपको बताना है, इन पे विचार करना है और इन पे विचार करके आपको उपरोक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, तो इनमें से अगर जो आपकी बात की जाए तो केवल ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सत्य है। ठीक, ए केवल एक सत्य है। ठीक, बाकी जो है आपका कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ये आपका सही नहीं है। पहला जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रित स्थापित हो गया, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट करूंगा क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई, ठीक, उस समय ये व्यक्ति भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। देखिए, 1858 में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था इसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। ठीक, तो जो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग 1857 में। ठीक है, 56 से 60 इनका कार्यकाल था। तो इनको क्या किया कि जब 1858 में ये नियम आया कि गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा के वायसराय कर दिया जाएगा, तो उस समय ये गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को अंतिम और प्रथम बना दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे मंत्री दिया गया, यहाँ पे मंत्रालय। तो ये 1946 का मंत्रालय बताया जा रहा है। ठीक, अंतरिम सरकार का। पहला है लियाकत अली वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय और बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। इनमें से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इनमें सुमेलित नहीं है आपका जोगेंद्र नाथ मंडल। देखिए, जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्रालय दिया गया था, रेल मंत्रालय इनको नहीं मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका भी। आवाज़ थोड़ा सा कम जाएगी क्योंकि थोड़ा तबीयत में बहुत ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों, बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? यहाँ पे आपको 3 बताए गए हैं। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। यहाँ पे बात की गई है 8वीं अनुसूची की। ठीक है, 8वीं अनुसूची में ये बात करेंगे तो ये आपके भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे आपको तीनों में बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, इनमें से कूट में चयन करना था आपका। तो यहाँ पे जो तीनों है ये तीनों आपकी 8वीं अनुसूची से संबंधित है, संवैधानिक जो संशोधन है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं किया गया है, यानी इसमें से एक विकल्प आपका गलत होगा, 3 सही होंगे। तो यहाँ पे बताएंगे हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। बाकी आपका जो तीनों है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
ये तीनों आपको मिल जाएगा आयरलैंड के संविधान से, लेकिन आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वाला नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि हड़प्पा काल की बस्तियों में, तो ये सतलज नदी किनारे कौन सा इसमें अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। ठीक है, रोपड़ की बात करेंगे तो ये आपके सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। ये हड़प्पा काल की एक बस्तियों में से एक है, तो राइट आंसर सी करेंगे। आपके पास टाइमिंग भी है, कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था। किस नदी के तट पे यहाँ पे होगा, तो सीधा सीधा बात है भैया, गंगा के नदी के तट पे आपका सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं मिलता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम सी कर देंगे। बाकी आपकी चिनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी, यहाँ पे सर्वाधिक विस्तार देखा गया आपके सिंधु सभ्यता का। अगले क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचायत एवं नगर निर्वाचन। देखिए, ग्राम पंचायत स्तर का ये पंचायत वाला होता है। ठीक है, राज्य में ग्राम पंचायतों के तो जो ग्राम पंचायत वाले होते हैं वो लोग करवाते हैं। ठीक है, और जो नगर निगम निर्वाचन है, इनमें जो आपका चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, ये संपन्न नहीं कराता है। ठीक है, ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है, पंचायती राज विभाग के द्वारा आपका पंचायत वाला होता है। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार कौन सा निर्वाचन है जो निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता, तो वही आपका पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन। बाकी आपके संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सभी निर्वाचन आपके निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे आप कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची जो दूसरा है, इनमें आपको बताया गया कि अनुच्छेद है और उसका विवरण दिया गया। तो अनुच्छेद 371 के झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद बी में है कि 371 ज में अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 के 6 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, या 371 अनुच्छेद घ के में आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध है। अभी देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके जानकारी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कूट मिलाना है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका हो जाएगा विकल्प ए, जो दिख रहा है कि जो कूट ABCD में दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी ये चारों सही हैं। ठीक है, इनका जो विवरण है ये सही है कि 371 झ में गोवा राज्य के उपबंध में विशेष उपबंध है, ज में अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक, तो ये चारों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हम यहाँ पे विकल्प ए कर देंगे। थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, ठीक है, छोटा करेंगे। अगले क्वेश्चन में है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो आपको सही दिख रहा है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक, सही बात है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, ये भी सही है। और जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति को चुनना ही है। तो इस सही उत्तर में हम देखेंगे अगर जो आपको विकल्प मारना होगा तो आप उपरोक्त सभी करेंगे, डी सही होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, ये तो सही है। ठीक है, ये आपका सही है। अनुच्छेद 61 के 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्था के आधार पर महाभियोग, देखिए असमर्था तो यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, तो सीधा हम करेंगे विकल्प बी को कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, तो राइट आंसर यही होगा इसका। तो इसमें केवल एक सही है, वो भी आपके विकल्प का मतलब जो पहला है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य नहीं है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर ए कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो उत्प्रेषण का ये जो रीट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान सभा की गठन की बात करेंगे तो 1918 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। तो मेघनाथ देसाई इसके राइट आंसर में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया था? ये आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि पिछले 2023 का ये करंट अफेयर है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे। तो ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, जो तुर्की और सीरिया में जनवरी फरवरी में आया था आपका भूकंप, जिसमें काफ़ी जान माल और घर जो भी नुकसान हुआ था जान माल की, तो उसमें राहत और बचाव कार्य के लिए भारत ने सहायता दल भी भेजा था, सामान भी भेजे थे, वस्तुएं भी भेजी थी इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस स्कूल भेजे थे, एनडीआरएफ की टीम भी गई थी, डॉक्टर्स भी गए थे। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने, तो याद रखिएगा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आधार भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का जो विषय है निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो ये इसकी बात करेंगे तो इसका जो थीम थी, ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये था, ये होगा इसका राइट आंसर 17 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? तो मुगल गार्डन का नाम चेंज करके हाल ही में रखा गया क्या? तो अमृत उद्यान। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कितने बहुमत द्वारा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत द्वारा अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। कितने से? तो 2/3 बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस है, दिमाग गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बाल को हेतु शिक्षा का उपबंध। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य, कुछ दशाओं का काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार, ये सब सम्मिलित है। यहाँ पे देखिए कथन वाले से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर यानी कारण कहा गया है। तो एक को कथन, एक को कारण कहा गया है। तो ए आपका कथन है, आर इसका कारण है। कथन कह रहा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। ठीक, कारण कह रहा है कि इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक, इन क्रिटिकल कंडीशन में आपको बताना है इस कूट को देख के। ठीक, पहला कूट दे रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इस कंडीशन में और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, यानी अभी कथन आपका गलत है लेकिन यहाँ कारण आपका सही है। तो राइट आंसर हम करेंगे डी। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 29 विषयों पर पंचायत को 11वीं अनुसूची में वर्णित है कि कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन में किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल की बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों। आर्टिकल से जानते ही हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 153 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था,
तो दोस्तों सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक की बात करेंगे तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सल्तनत काल की बात कर रहे हैं यानी ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है। तो बरीद ए मुमालिक कौन होता था? गुप्तचर विभाग का आपका प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और उनके लेखक, शाहनामा, फिरदौसी, श्री कृष्ण विजय, मालाधार बसु, तहकीके हिंद, अलबरूनी और रिहला उतबी। तो इनमें से जो आपका रिहला पुस्तक है उतबी द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक। तो ये आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किसी एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था। तो इसमें से शाहजहां द्वारा कौन सा नहीं है निर्माण कराया गया था दोस्तों? ठीक है, तो आगरा का किला, आगरा का किला आपका बनवाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यहाँ पे हम सही उत्तर बी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार करें, निम्न पर विचार करें। पहला है सोशल सर्विस लीग, दूसरा है स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और नौजवान सभा। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम है, ठीक। तो इनमें देखिए सबसे पहले आपका सोशल सर्विस लीग आया, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और नौजवान सभा। तो ये चारों सही है। तो यहाँ विकल्प ये हो जाएगा कि सबसे पहले सोशल सर्विस लीग आया, उसके बाद स्वराज पार्टी आया, उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आया, उसके बाद नौजवान सभा आया। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था अप्रैल में, ठीक है। और इसकी जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तहकीकात कमेटी का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इनके अध्यक्षता में ही तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। तो पवनार आंदोलन की बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो हमें पहला तो गलत लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है। बाकी आपको देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दोनों दे रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। तो 2 हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों का तत्कालीन शासकों के युगों में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे यात्री दिया गया, यहाँ पे शासक दिया गया। तो निकोलो कोंटी, देवराय प्रथम, नूनीज आपके अच्युत राय, डोमिंग पायसा, कृष्णदेव राय। क्या ये सही है? तो आपको सीधा सीधा बताना है कि जी हाँ, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा कि निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासन में आए थे, नूनीज आया था अच्युता राय के शासनकाल में और डोमिंग पायसा आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना है आपको युग्म। लोयस का पठार क्या चीन में है? पोटावर का पठार क्या पाकिस्तान में है? सान का पठार क्या म्यांमार में है? तो हमें ये लगता है कि सभी है भाई, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप, अरे यार ये अलग प्रॉब्लम है ना। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पॉम ऑयल का देश कहा जाता है? तो पॉम ऑयल का देश अफ्रीका महाद्वीप में किस देश को कहा जाता है? पॉम ऑयल का देश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। राइट आंसर ए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित 2 नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सीधा उल्टा है भैया यहाँ पे कि लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। तो यहाँ पे सीधा उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ डी, न तो 1 सही है न तो 2, ठीक। और यहीं पर आता है कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो सही हो जाता है। और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पे ये सही हो जाता दोनों। अगला क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। तो चाको का मैदान प्रसिद्ध किसके लिए दोस्तों? तो आपको बताना है कपास उत्पादन हेतु। अर्जेंटीना की बात हो रही है, चाको का मैदान तो कपास हेतु प्रसिद्ध है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। तो इसमें से असत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, न तो 1 न तो 2। अगला है हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। तो हिमालय का भाई कौन सा प्रादेशिक विभाग है जो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। तो हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय। राइट आंसर बी करेंगे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। तो दोस्तों बात करेंगे अनाईमुड़ी की, तो ये आपके अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप के कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। तो साइबेरिया सभी लोग सुने होंगे, रूस का, एशिया का, ठीक है, क्षेत्र आपका साइबेरिया कहलाता है, रूस का क्षेत्र है। आइबेरिया की यहाँ पे बात हो रही है, तो आइबेरिया कौन से 2 देश मिलके कहलाते हैं दोस्तों। तो स्पेन एवं पुर्तगाल आइबेरिया कहलाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 263। तो राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।